इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं लड़ी गई थी, बल्कि उससे पूरे देश के लोगों में हौसला और आत्मविश्वास भी बढ़ा। जी हाँ, कारगिल की लड़ाई भी कुछ ऐसी ही थी। हमारे जवानों ने मुश्किल हालातों में जो साहस दिखाया ना, उसने पूरी दुनिया में भारतीय सेना की ताकत का एहसास करवाया। जी हाँ, ऑपरेशन विजय सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये हमारे जवानों के साहस, टीम वर्क और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे की मिसाल था। तो आज इन्हीं यादों, कारगिल के अनुभवों और आने वाले समय में युद्ध किस तरह से बदल रही हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है मेजर राकेश शर्मा जी। आपने कारगिल वॉर में अपनी अहम भूमिका निभाई और बाद में आपको जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए दिखाई गई बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। रितिका जी, सहनाज जी, आज डीडी मॉर्निंग शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए आपका सादर धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को, सभी भारतीयों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम और विजय भव। जय हिंद। तो सर, इसके साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मेजर राकेश शर्मा जी की जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस के दौरान आपने बेहतरीन साहस और लीडरशिप दिखाई, जिसके लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उस मिशन और अपने अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए कि जैसा कि हम सबको जानकारी है कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म काफ़ी प्रचलित था, उन दिनों में बहुत ज़्यादा टेररिज्म था और मेरे जैसे यंग ऑफिसर्स का उसमें बड़ा अहम रोल रहा है काउंटर टेररिज्म में जी। और मैं तो इनफैक्ट मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं वॉलंटरली ही ज़्यादातर जो है ऐसे इलाकों में जहाँ टेररिज्म ज़्यादा है, हॉस्टिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर वॉलंटरली मैं आगे बढ़कर गया हूँ और मैंने काउंटर टेररिज्म का जो नैरेटिव होता है उसको थोड़ा सा इस ढंग से समझा है कि आपको हमेशा अपने दुश्मन से उसकी, चाहे आपकी सोच हो चाहे आपके एक्शन हो, उससे आपको 2 कदम आगे रहना है और उसके लिए आपको 24/7 सबसे पहले एजिलिटी चाहिए, आपको चारों तरफ देखने की, समझने की शक्ति चाहिए और आपको टाइमली एक्शन लेने का एक आपके दिमाग के अंदर मैं ये कहूँगा कि जज्बा होना चाहिए या वो आपके अंदर एक हेस्टनेस होनी चाहिए कि मैंने कोई भी काम बिल्कुल जो है खासकर क्योंकि एक छोटी सी गलती इन ऐसे ऑपरेशंस में आपकी टीम के लिए, आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो ये काउंटर टेररिज्म के मूल मंत्र हैं जिनके ऊपर मैंने काफ़ी ध्यान दिया, फोकस किया और मैंने लगातार काफ़ी कश्मीर के काफ़ी इलाकों में बहुत जो है अव्वल दर्जे के ऑपरेशंस किए अपनी टीम के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। और मेजर राकेश शर्मा जी, कारगिल वॉर जो है वो आपके जीवन का एक बहुत ही यादगार चैप्टर रहा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त आपकी भूमिका क्या थी और जब आज आप उन बर्फीली पहाड़ियों और अपने दोस्तों, अपने साथियों को या फिर अब उस जीत को याद करते हैं तो किस तरह का जो ख्याल है वो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है? बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा रितिका जी। देखिए ऐसा है कि एक सोल्जर होने के नाते अगर आप को वॉर में जाने का मौका मिलता है जी। तो आप मान लीजिए कि आपने अपने जिंदगी का कर्म धर्म दोनों निभा दिए। जी बिल्कुल। तो मुझे भी वो मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं कारगिल वॉर में गया, जबकि मैं जहाँ वॉर जो ऑपरेशन लीडर था उससे मैं काफ़ी दूर बैठा हुआ था, 550-600 किलोमीटर दूर था, पर फिर भी मुझे मौका मिला और गया मैं वहाँ पर। तो उन दिनों में हमारे जो इंडियन आर्मी में एक आर्टिलरी में बोफोर्स करके इक्विपमेंट था और मैं वो बोफोर्स इक्विपमेंट हैंडल कर रहा था और जो हमारे स्ट्रेटेजिक कमांडर्स थे उनको लगा कि बोफोर्स की बहुत अहम भूमिका युद्ध में हो सकती है, तो मैं वो बोफोर्स लेके युद्ध मैदान में पहुंचा और बोफोर्स को आप ये मान सकते हैं कि उस समय का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस वेपनरी सिस्टम था वो। ओके। तो अगर मैं इसको एक लेमैन की लैंग्वेज में कहूँ तो बोफोर्स इज इन्फेंट्री ऑन व्हील्स। जो हमारी पैदल सेना होती है वही रोल व्हील्स के ऊपर, टायर्स के ऊपर बोफोर्स ने प्ले किया। और दूसरा जो बोफोर्स का अहम रोल था वो था कि मारक क्षमता और ध्वस्त करने की क्षमता, मतलब बोफोर्स जहां गरजेगी वहां सब कुछ बर्बाद होगा। अच्छा। तो वो जो था वो हमने वहां पर रोल निभाया। और जो इसमें एक जो सबसे यूनिक बात थी कि बाकी जितने इक्विपमेंट था उसको आपको किसी और व्हीकल से टो करके ले जाना पड़ता था। बोफोर्स में अपने आप में स्वचालित एक सिस्टम होता है, सेल्फ प्रोपल्ड कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो जैसे पैदल सेना नजदीक पहुंचती है वैसे ही बोफोर्स भी टारगेट्स के नजदीक
पहुंचकर, जितना हम नज़दीक पहुंचते थे उतना नज़दीक पहुंचकर, और डायरेक्ट रोल में हमने जो है बफोर से ये सारे जितने जो टोलोलिंग, टाइगर हिल्स, 0.5140, 0.487 साहब, इनको हमने ध्वस्त कर दिया। ऊपर से हमने इनका जो ऊपर का जो टॉप हिल का जो शेप था वो शेप ही बदल दिया हमने। अच्छा, तो ये थी बफोर्स का एक अहम मुद्दा। सारी दुनिया ने देखा ड्राइंग रूम में बैठ के कि बफोर्स कैसे गरज रही थी कारगिल में, और मैं उनमें से था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ये एक मैं कहूँगा कि एज अ वॉरियर और एज अ सोल्जर एक बहुत ही यूनिक और बेहतर एक्सपीरियंस था। बेहतर एक्सपीरियंस। तो ऐसे में सर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आपके एक्सपीरियंस यहाँ पे हम सुन रहे हैं तो मतलब गूज़बम्स से हमें आ रहे हैं कि अगर टोलोलिंग की लड़ाई की बात की जाए तो कारगिल वॉर का ये पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये जीत इतनी अहम क्यों थी और इससे पूरे ऑपरेशन पर क्या असर पड़ा? देखिए, अगर आप टोलोलिंग के फीचर को देखेंगे तो जो हमारा नेशनल हाईवे है NH1, टोलोलिंग फीचर उसके वो कहते हैं स्टोन थ्रो, मतलब आप पत्थर भी फेंकोगे तो टोलोलिंग के पास पहुंच जाएगा, इतना नज़दीक था जी। अच्छा। तो जब हमने टोलोलिंग के ऊपर हमने विजय हासिल की, मिड जून की बात है, 13 जून के आसपास 99 में जी सॉरी, तो हमें एक फुटहोल्ड मिल गया जी। जब हम बोलते हैं ना कि जैसे हम एक मकान की फाउंडेशन, तो वो हमें एक फाउंडेशन मिल गई कि हम, एक तो कॉन्फिडेंस आया जी। कि हम अब विजय हासिल करने की तरफ हमारा पहला बड़ा स्टेप हमने हासिल किया। और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर हम टोलोलिंग को कैप्चर कर लेते तो आगे के जो ऑपरेशंस थे उनको एडवांस करने के लिए और नेशनल हाईवे को सेव करने के लिए जी। क्योंकि टोलोलिंग के ऊपर से जो जितना भी हमारा वहां पर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस थे और हमारा जो ट्रैफिक मूवमेंट था उसको आसानी से ये लोग टारगेट कर रहे थे। अच्छा। तो हमने जब टोलोलिंग कैप्चर कर लिया तो उससे हमें ना सिर्फ हमें एक जो है सेफ्टी मिली NH के ऊपर, बल्कि आगे के ऑपरेशंस को एडवांस करने का एक बहुत अच्छा हमें जरिया मिला, फुटहोल्ड मिला हमें। जी। तो सर आपने यहाँ पे टोलोलिंग की बात की, इसके बाद 0.5140 पर भी भारतीय सेना ने एक बड़ी सफलता हासिल की। तो इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, प्लानिंग की, लीडरशिप की और सोल्जर्स के मोराल को आप किस तरह से याद करते हैं आज? 0.5140 लगभग 16,600 फीट की हाइट थी और 0.5140 एक किस्म से आप ये कहेंगे कि जो हमारे पहले वाले टारगेट थे और जो पीछे वाले टारगेट थे उनके ऊपर एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना। तो आप देखेंगे 0.5140 में विक्रम बत्रा, दिल मांगे मोर जी, और उसके अलावा जो वहाँ पर यूनिट्स थी उन्होंने बहुत लगातार 3-4 अटैक्स करने के बाद उसको कैप्चर किया। हम अपनी बोलचाल की भाषा में आम लोग जो है टाइगर हिल को ज़्यादा जानते हैं जी। पर अगर ऑन ग्राउंड आप देखेंगे तो 0.5140 टाइगर हिल से भी 200 फीट ऊंचा है। अच्छा। बट टाइगर हिल क्योंकि एक आइसोलेटेड फीचर है, अलग से नजर आता है जी। और उसका शेप भी कुछ ऐसा है कोन की तरह, तो वो एक बहुत डोमिनेटेड फीचर नजर आता है। एक्चुअली में ऑन ग्राउंड 0.5140 उससे भी ज़्यादा हाइट थी और उसको कब्जा करने के लिए हमको रियर की तरफ से, फ्लैंक्स की तरफ से अटैक करना पड़ा, जिसमें हमारे जितने यंग जो ऑफिसर्स थे, हमारे जवान थे, JCOs थे, उन्होंने बहुत मैं कहूँगा कि रिस्क के साथ, धैर्य, पेशेंस, रिस्क सबका कॉम्बिनेशन मिला के तब हमने जाके 0.5140 को कैप्चर किया। और ये ऑपरेशन भी लगभग जून एंड में 20 जून के आसपास जो है 0.5140 को कैप्चर किया गया। और जब 0.5140 जो कैप्चर हुआ तो उससे हमें 2 फायदे हुए। पहला उसमें से फायदा हुआ क्योंकि हाइट थी, तो हाइट से अब हम दुश्मन जहां से हमें ऑब्जर्व कर रहा था जी, अब हम उस दुश्मन को, तो हम हमारे जैसे लोगों ने, फिर हमको जब पता लग गया कि 0.5140 कैप्चर हो चुका है तो हमारे जैसे लोगों ने वहां से जो हमारे सिपाही बैठे थे उनकी हेल्प लेके और जो बाकी के पीछे के टारगेट्स थे जी। उनको हमने जो है बर्बाद करना शुरू किया, जैसे इनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स पॉइंट्स। तो 0.5140 का ये बहुत बड़ा मदद था। दूसरा बात ये थी कि 0.5140 को कैप्चर करने के बाद आपको आगे का जो एडवांस ऑपरेशंस थे उनके लिए आपको बहुत बल मिला। अच्छा। तो ऐसे में हम सर टाइगर हिल की बात करना चाहेंगे। अगर टाइगर हिल की जीत की बात की जाए तो आज भी भारतीय सेना के वो गौरवशाली अध्याय माना जाता है। तो इस मिशन के लिए ऐसे आपके ऐसे कौन कौन से फैसले थे सेना के जो बहुत अहम रहे? सबसे बड़ा जो टाइगर हिल को कैप्चर करने में एक अहम फैसला था कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जैसे लोग जी, जितना हो सकता था उतना हम अपनी बफोर्स को उस फीचर के पास ले गए और उसको हमने बम्बार्ड करना शुरू किया। जी।
और टाइगर हिल को हमने जो ग्राउंड ऑपरेशंस होने थे, वो ग्राउंड ऑपरेशंस होने से पहले लगातार 3 रात हमने उसके ऊपर पाउंडिंग की। फौजी भाषा में बोलते हैं पाउंडिंग करना, टारगेट को आप नेस्त नाबूद बोलते हैं, जो बिल्कुल बर्बाद कर देना जी। तो हमने वो काम किया। उससे क्या हुआ कि जो वहाँ पर इनके बंकर्स बने थे जी। जिसमें ये सेफ्टी से बैठे थे, वो बंकर बर्बाद हो गए। जो इनको सपोर्ट पीछे से आने की संभावना थी कि कोई सपोर्ट आएगा, तो हमने वो सपोर्ट सिस्टम को भी बम्बार्ड करके बर्बाद कर दिया। उसके अलावा जो उनकी हमारे ऊपर नज़र रखने की क्षमता थी, उस क्षमता को भी हमने ख़त्म कर दिया। अच्छा। जब हमने ये सारे एक्शंस ले लिए, तो उसके बाद फिर जो है वो ये 2-3 यूनिट्स थी, 18 ग्रेनेडियर्स थी, उसका 6 रेजिमेंट थी, इन सब ने मिलके जो है वहाँ पर कब्जा करने का, जो चार्ज करने का, जो ग्राउंड पे चार्ज करने का जो प्लान था, वो प्लान बना के और उसको फिर कब्जा किया। और उसमें जो टाइगर हिल इज़ अ क्लासिक केस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बैटल। जो हम आज बात करते हैं टेक्नोलॉजी सिंक्रोनाइजेशन की, टाइगर हिल एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें आर्टिलरी, मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम्स, इन्फेंट्री, उसके बाद जो है अपना रडार, एएडी सिस्टम, इन सब का एक बहुत बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन हुआ। तभी ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि टाइगर हिल का आप देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी आइसोलेटेड, जैसे हमने बताया आइसोलेटेड हिल है, और आइसोलेटेड हिल के ऊपर कब्जा करना, क्योंकि कोई आपको सपोर्ट ही नहीं है कहीं से भी जी, बिल्कुल। आपको सिर्फ उस हिल के ऊपर और एक्सपोज हो जाओगे आप। जब आप उसके ऊपर चढ़ोगे तो आप चारों तरफ से दिख रहे हो। तो वो जो वो थी, उनको हमने निगेट किया एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और उसके बाद हमने टाइगर हिल के ऊपर हमला करके और उसको कैप्चर किया। बिल्कुल। तो सर, यहाँ अभी आपने आर्टिलरी का जिक्र किया, तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि इंडियन आर्टिलरी की कारगिल वॉर में क्या भूमिका थी, और अगर हम बात करें आर्मी और एयरफोर्स की कोऑर्डिनेशन ने इस पूरी दिशा को किस तरह से बदला? देखिए कि आर्टिलरी का, जैसा हमने बताया कि आपको मेजर रोल जो है कारगिल वॉर में आर्टिलरी का रहा है, और उसमें भी जैसे आर्टिलरी में अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 105 फील्ड गन से, फिर 130 mm जो होती है, फिर 155 जो बोफर्स होती है। अच्छा। ये इनकी कैलिब्रेशंस है इन गन्स की। इसमें जो है लगातार अगर आप देखेंगे तो कारगिल के जो शुरू के ऑपरेशंस थे, मई एंड और जून बिगिन में, उसमें हमारी कैजुअलिटीज ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वो उस टाइम जो है वो गन्स इतना ज़्यादा हम एक्टिव नहीं थे। उसके बाद जब हम एक्टिव हुए, फिर हमने उसको रिकैलिब्रेट किया, तो हमने जितने ये टारगेट्स थे इनके ऊपर आर्टिलरी से चारों तरफ से बम्बार्डमेंट की। बम्बार्डमेंट करने के बाद, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मुझे ध्यान आता है एक किस्सा कि एक कमांडिंग ऑफिसर थे एक रेजिमेंट के, बिहार रेजिमेंट के, वो हमको मिले युद्ध के बाद, तो उन्होंने बोला भाई हम ऊपर पहुंचे तो वहाँ कुछ था ही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अच्छा। तो इतना ज़बरदस्त हमने उसको, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारा आघात था, जो हमने वहाँ पर हमला किया, वो बहुत ज़बरदस्त था, जिसकी वजह से हमारी इन्फेंट्री को आगे बढ़ने में और उनको कैप्चर करने में मदद मिली। और एयरफोर्स ने जो बिहाइंड दी एनिमी लाइंस बोलते हैं हम, जाके इनके जो जितने कंसंट्रेशन कैंप्स थे, लॉजिस्टिक्स पॉइंट्स थे, इनको बर्बाद करने में और उनकी सप्लाई लाइन काटने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जी बिल्कुल। तो सर, कारगिल वॉर की हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसमें कारगिल वॉर ने हमें कई सारे परमवीर चक्र विजेता दिए। उनकी कहानियां आज के युवाओं को क्या प्रेरणा देती हैं, और एक शौर्य चक्र अवॉर्डी के रूप में आप इस सम्मान को कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी सम्मान है, जो भी गैलेंट्री अवार्ड है, सर्वप्रथम तो वो हमारे जितने भी फौज में हैं या फौज के बाहर हैं, उनको हमेशा कुछ यूनिक अचीव करने के लिए प्रमोट करता है। जी। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि ये सारे अवार्ड आपको और ह्यूमिलिटी आपके अंदर लेके आते हैं, क्योंकि बहुत ही लकी होते हैं कोई लोग, जिनको गिने चुने लोग, जिनको चक्र सीरीज स्पेशली अवार्ड से नवाजा जाता है, और उसमें भी जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको जिंदे मिला। नहीं तो आप देखेंगे कि 80-90% जो है ये पोस्टमस अवार्ड होते हैं, तो वो होती है। और उसमें फिर मेरे जैसे लोग हम डेडिकेट करते हैं इन अवार्ड्स को अपनी टीम को, क्योंकि एक्चुअली में जो मेरी अचीवमेंट है वो मेरी अचीवमेंट ना होकर उस टीम की अचीवमेंट था, जिसने मेरे चारों तरफ से सपोर्ट दिया, सिंक्रोनाइज किया, आगे बढ़कर काम किया, क्वेश्चन नहीं किया, आंख बंद करके। युद्ध के मैदान में आंख बंद करके काम होता है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि भी मैं ये करूं ना करूं, कोई दूसरा ख्याल आने का मतलब ही नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने जब मैं फौज से बाहर आया तो मैंने एक वर्कशॉप बनाई थी, उसका नाम था नो रनर्स अप।
नो रन। आप देखिए कि वर्ल्ड में कितने भी कंपटीशन कुछ भी होता है उसमें एक विनर होता है, एक रनर अप होता है, एक बिल्कुल। सेकंड रनर अप जी, होता है। जी। युद्ध के मैदान में आप रनर अप होके नहीं आ सकते वापस। बिल्कुल या तो आप जीत के आओ या फिर मर जाओ वहां पर। बिल्कुल। हाँ। तो तो सर हम यहाँ ये- आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक सोल्जर के रूप में आप कारगिल विजय दिवस को जो है वो आपके लिए कितना इमोशनल और प्राउड मोमेंट है? बहुत इमोशनल है जी, क्योंकि आप देखिए कि कितने साथियों को हमने वहाँ पर खोया। 527 जवान हमारे भारत के सेना के बहादुर जवान वहाँ पर हमने खोए उन युद्ध में, और हमारे तो आंखों के सामने ही ये सब कुछ हुआ। तो जिसने ये सब देखा हो, चारों तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है, कोई आपके इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, आप किसी को संभालने की कोशिश कर रहे हो। जी कितनी माओ ने अपने लाल खोए, कई तो ऐसे थे जो सिर्फ एक बच्चा था पेरेंट्स का, वो चले गए। तो इमोशनल तो है, बट मैं इसको अगर फौजी ढंग से देखूं सो ये हमारे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा हमारे अंदर एक वॉरियर वाली भावना लेके आता है जी। कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, जी चाहे रोड ब्लॉक्स कितने भी हो, अगर आपने एक बार ठान लिया है कि अब इसको हमने विजय पानी है, हमने जीतना है और हमने दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं सबसे ज़्यादा उस भावना को ऊपर रखता हूँ कि भाई जीत का मतलब है जीत, उसके आगे और कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत ही आपने बेहतरीन बात कही। तो अगर आज की बात करें तो जो वॉर है, वो वॉर करने का तरीका आज कहीं ना कहीं बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्विलेंस या साइबर वॉरफेयर, या हम बात करें कि स्मार्ट वेपन सिस्टम, ये भविष्य की जो लड़ाइयाँ हैं इसको किस तरह से बदल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी कभी एक सोल्जर के करेज की जगह ले सकती है? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हम देखते हैं रामायण महाभारत के टाइम से वॉर पहले घोड़ों के ऊपर लड़े जाते थे। जी, पैदल सेना भी होती थी, घोड़ों के ऊपर होते थे, हाथियों के ऊपर होते थे। अब वो इवॉल्व होते होते देखिए आप कहाँ पहुँच गए। टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी जो है हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि 99 में बोफोर्स वाज द मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट। अब वो जर्नी हमने इतनी लंबी तय कर ली है कि आज की तारीख में जो वॉरफेयर है उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड वॉरफेयर। सिंक्रोनाइज्ड वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट रोल है। अब उसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, उसके बाद जो है आप आ जाइए स्पेस, ये सारे जो है इसमें आ रहे हैं। एआई इज प्लेइंग अ बिग रोल। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स वॉर में, अब ऑपरेशन सिंदूर का एग्जांपल ले लें आप। जी किसी भी सेना ने, हमने कोई भी आईबी या एलओसी क्रॉस नहीं की, जो कुछ ऑपरेशंस हुए वो यहीं से हुए, जी टेक्नोलॉजी की मदद से हुए। रडार सिस्टम लगे हुए हैं, एंटी एयर डिफेंस मिसाइल लगी हुई हैं, S-400 वगैरह, जिन्होंने डिटेक्ट किया और वो हवा में उड़ा दिए उनके। हमारी मिसाइल्स, ब्रह्मोस, हमारा म्यूनिशन, वो सारा टारगेट्स पे यहीं से फायर किया गया एक बटन की हेल्प से, और वो वहाँ गिरा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और अभी और बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे कि और ज़्यादा इसमें रोल बढ़ता जाएगा। पर क्या टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी सक्षम हो सकती है कि वो इंसान का जो रोल है उसको बदल सके? तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि आखिरकार आप जब जंग लड़ते हो जी तो पहली बात है, उस बटन को चाहे वो कहीं से भी दबा रहा हो, दबाने वाला एक इंसान ही है। बिल्कुल। वो अगर वो उस बटन को भी गलत दबा देता है, या उसका जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन गलत होती है, तो वो आपका वो ऑपरेशन भी विफल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विजय हासिल करने के लिए आपको आखिरकार जमीन के ऑपरेशन करने ही पड़ेंगे, चाहे वो बाद में करें आप। बिल्कुल। क्योंकि आप यहाँ बैठ के फायर करते रहे और जो हमने भी फायर कर दिया, उन्होंने फायर कर दिया, उसका नतीजा क्या निकला? हम बोलेंगे हमने 50 मार दिए, वो बोलेंगे हमने 200 मार दिए। उसको हम वेरीफाई या सर्टिफाई कैसे करेंगे? तो आपको उस टाइम जो है, जो ग्राउंड सोल्जर है वो चाहिए होगा, जो जाके वहाँ पर जमीन पर जाके उसका कब्जा करे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और हम सभी के लिए जो राष्ट्र है वो सर्वोपरि है, और जो हमारे वीरों का साहस है वो हम सभी के लिए एक सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज कारगिल वॉर पर अपने अनुभव और प्रेरणादायक विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए मेजर राकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जी, शहनाज जी, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आपको, डीडी की पूरी टीम को, दूरदर्शन की पूरी टीम को और सारे भारतवासियों को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, विजय भव।